हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सत्ता के कार्य। इससे पूर्व वाले व्याख्यान में हमने सत्ता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और उससे स्पष्ट हो गया है कि सत्ता क्या होती है। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि निर्णय लेने, आदेश देने आदि की शक्ति है। कुछ ने इसके स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आज हम देखेंगे सत्ता के कार्य क्या हैं। सत्ता का महत्व एक साधन के रूप में होता है जिसके द्वारा कुछ लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अर्थात सत्ता जिन व्यक्तियों को प्राप्त होती है वो अन्य व्यक्तियों को जो अपने आदेश देते हैं और अपने निर्णयों का जो पालन करवाते हैं, अपने आदेशों का जो पालन करवाते हैं, तो वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करवाते हैं। सत्ता राजनीतिक व्यवस्थाओं में और सभी संगठनों में पाई जाती है। साइमन ने सत्ता के इन कार्यों का इस प्रकार उल्लेख किया है कि ये उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, या किसी भी संगठन में जैसे कॉलेज प्रशासन हो या बैंक प्रशासन हो, सब में कुछ लोगों को सत्ताधारी लोगों को ये कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है। ये निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है, यानी इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है, यानी उस संगठन में या उस राजनीतिक व्यवस्था में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इसी का होता है। इसके उदाहरण के लिए यह है कि जिस तरह मस्तिष्क शरीर के अन्य भागों को निर्देशित करता है और बदले में उनके कार्यों की सूचनाएं प्राप्त करता है, उसी प्रकार संगठन में एक सत्ताधारी व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह अन्य सदस्यों को आवश्यक निर्देश और आदेश देता रहे और उन सदस्यों से संगठन की गतिविधियों का परिचय प्राप्त करता रहे। तो इसी कारण हमारी राजनीतिक व्यवस्था या संगठन सुचारू रूप से चल पाता है। अब हम देखते हैं सत्ता के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है। तो लोकतंत्र में तो सत्ता का अंतिम निवास जनता में माना जाता है, लेकिन व्यवहार में सत्ता का प्रयोग शासक वर्ग द्वारा किया जाता है। सत्ताधारी शासक वर्ग जो आदेश देता है, शासित वर्ग उसका अनुकरण करता है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में जनता द्वारा सत्ता के अनुकरण के तीन प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं। एक तो सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सत्ता के प्रति बुद्धिसंगत दृष्टिकोण। जब जनता सत्ता द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए सत्ता के आदेशों का पालन करती है, तो इसे सत्ता के प्रति जनता का नकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस स्थिति में जनता सत्ता को एक बंधन मानती है और भय के कारण ही उसके आदेशों का पालन करती है। जैसे निरंकुशवादी अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता के अनुकरण के प्रति जनता का यह दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसी तरह से कई बार अत्याचारी राजतंत्र में भी यह दृष्टिकोण दिखाई पड़ सकता था। तो इसमें एक तरह से सत्ता के बजाय शक्ति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत जब जनता सत्ता के आदेशों का अनुकरण एक परंपरा, विश्वास तथा कर्तव्य के रूप में करती है, तो इसे सत्ता के प्रति जनता का सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। यानी कि जनता सत्ता के आदेशों को मानती तो है, लेकिन उसको विश्वास होता है कि ये हमें मानने चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है और परंपरा से ऐसा ही चला आ रहा है। जब इस तरह से जनता इसका इसके आदेशों का अनुकरण करती है तो इसे हम कहेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण। किंतु जब जनता सत्ता के आदेशों का पालन इसके बुद्धिसंगत होने पर करती है, तो इसमें ये भाव निहित रहता है कि सत्ता के आदेशों को सार्वजनिक हित की रक्षा और वृद्धि में सहायक होना चाहिए। अन्यथा जनता सत्ता के आदेशों को चुनौती दे सकती है यदि वे सार्वजनिक हितों की रक्षा और वृद्धि नहीं करते हैं तो ये बुद्धिसंगत दृष्टिकोण माना जाता है और इसमें कई बार जनता विरोध स्वरूप अगर सार्वजनिक हित की रक्षा और वृद्धि में ये आदेश सहायक नहीं होते तो विरोध स्वरूप जनता आंदोलन और नारेबाजी और विद्रोह आदि भी कर सकती है। सत्ता पालन के आधार के बारे में साइमन के ये विचार हैं। पहला तो है कि विश्वास सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार विश्वास है। अधीनस्थों को सत्ताधारी के प्रति विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास गहरा होगा उतना ही उसके आदेशों का पालन सरल हो जाता है।
इसके बाद है कि एकरूपता। मानव स्वभाव है कि वो उन लोगों को के परामर्श, सुझावों और आदेशों को अधिक महत्व देता है, जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। इसीलिए ये देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएँ जो उदारवादी होती हैं, कुछ साम्यवादी होती हैं और कुछ फासीवाद होती हैं या नाज़ीवादी होती हैं, ये अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं। यानी कि वहाँ की जो जनता है, वो अगर बहुत ज़्यादा लोकतंत्रवादी है, स्वतंत्रतावादी है, तो वो उदारवाद को अपनाएगी। और जो बहुत ज़्यादा जनता ये मानती है कि समानता होनी चाहिए समाज में, यानी कि बहुत ज़्यादा धन का भेद, वर्ग भेद आदि नहीं हो, तो वो साम्यवाद को मानेगी। और तो इस तरह से उनके विचारों के अनुरूप ही वहाँ पर शासन व्यवस्थाएँ स्थापित हो जाती हैं। और जो भी राजनीतिक नेतृत्व है किसी भी देश का, वो ये कोशिश करता है कि सामान्य नागरिक उसके अनुकूल ढल जाएँ। जैसे भी शासन व्यवस्था है उसके अनुकूल ढल जाएँ, ताकि वो शासन व्यवस्था लंबी चले। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण क्या था? एकरूपता। इसके बाद है दबाव। अनेक बार दबाव और शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक संगठन और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर जो विश्वास या एकरूपता के आधार पर तो नहीं चलते, उनके ऊपर दमन और दबाव ही डालना पड़ता है। लेकिन सत्ता पूरी कोशिश यह करती है कि दमन और दबाव के बजाय, क्योंकि ये तो आदिम इस ज़माने की सभ्यता है कि दमन और दबाव या उनके ऊपर हिंसा करके और उनको अपनी बात मनवाया जाए। इसीलिए सत्ता की कोशिश होती है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इसके बाद है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। पद सोपान का मतलब होता है कि सबसे ऊपर कोई सत्ताधारी व्यक्ति, उसके बाद नीचे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था चलती है। जैसे मान लो पुलिस को हम लें तो डीआईजी, आईजी, इस तरह से फिर एसपी, डिप्टी एसपी, इस तरह से जो व्यवस्था चलती है प्रत्येक संगठन में, पद सोपानात्मक व्यवस्था इसे कहते हैं। इसमें सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त होती है। और साइमन ने भी यही कहा है कि सत्ताधारी के आदेशों का पालन इसीलिए किया जाता है। वस्तुतः ये सभी तत्व सत्ता पालन के मिले-जुले आधार के रूप में काम करते हैं। कभी तो विश्वास प्रमुख आधार बन जाता है और कभी दबाव। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से सत्ता के आदेशों का पालन किया जाता है। अब देखते हैं हम सत्ता की सीमाएँ, यानी सत्ता सत्ता की भी कुछ सीमाएँ होती हैं, लिमिटेशंस होती है। यानी कि हमेशा जनता उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करती, उसमें उस पे कई सीमाएँ होती हैं। तो उसका स्वेच्छाचारी या निरंकुश ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि सबसे पहला है निश्चित उद्देश्य की रक्षा। सत्ता का प्रयोग अगर किया जाए तो उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे उस देश के लोगों की या उसकी जनता के हितों की रक्षा करना और उनकी वृद्धि करना। जैसे उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, उनके सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना और उनके जीवन की रक्षा करना। तो अगर इस दृष्टि से सत्ता का प्रयोग किया जाता है, तो सत्ता आराम से उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अधीनस्थों की क्षमताएँ, कि अधीनस्थों की सहमति भी आवश्यक होती है। जब तक अधीनस्थ उसको सहमति तभी देते हैं जब सत्ता औचित्यपूर्ण होती है, यानी कि उचित होती है। अगर सत्ता औचित्यपूर्ण नहीं हुई, तो उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी या विभिन्न संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए संघ आदि बनाकर सौदेबाजी करते हैं। किसी भी जगह का पर जो संगठन है, उसमें प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकें। जैसे कोई कह दे कि जैसे कोई रेस्टोरेंट है या होटल है, तो वहाँ का मैनेजर ऐसे नहीं कह सकता अपने कर्मचारियों को कि वो जहर चखे, या कोई बिजली से संबंधित विभाग वाला ये नहीं कह सकता कि बिना उपकरण के बिजली का कार्य करे। तो इस तरह से अगर इसी तरह से जैसे खानों में और इनमें मज़दूरों की कई बार जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो सबसे पहले वो उनकी आज्ञाओं का पालन तभी करेंगे जब उनके जीवन को बचाने के सुरक्षा के पूरे उपाय किए जाएँ। अन्यथा सत्ता की आदेशों पर सीमाएँ लग जाती है। फिर देखते हैं हम मानव अधिकारों की सीमा।
सत्ता का प्रयोग नागरिकों के जीवन के अधिकार, सामान्य स्वतंत्रता और वैध संपत्ति के अंत या उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता। उनके गु तो इस तरह से मानव अधिकारों की भी सीमा इस पर लगाई जाती है। मान लो कोई सत्ता नागरिकों के जीवन के अधिकार को छीन रही है, या उनके घूमने-फिरने पर, उनके कहीं भी घर बनाने पर, उनके कमाने पर, उनकी जीविका उपार्जन पर, इन पर रोक लगा रही है, उनकी संपत्ति का ही अंत कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी आज्ञाओं का वो उल्लंघन करेंगे। फिर परिस्थितियाँ हम देखते हैं कि सत्ता के प्रयोग पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियाँ भी सीमा का कार्य करती हैं। साथ ही जलवायु, किसी भी देश की जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संकट भी सत्ता को सत्ता के आदेशों को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। मान लीजिए कहीं पर बहुत ठंडी जलवायु है, वहाँ पर अगर सैनिकों को आदेश दिया जाए, या अन्य लोगों को आदेश दिया जाए कि उस ठंडी जलवायु में वो जिसमें कि उनके प्राण भी जा सकते हैं, उसमें कोई कार्य करें, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो, या फिर पहाड़ों जैसी भौगोलिक स्थिति हो, जहाँ पर पहाड़ गिरने का डर हो, या कोई भी प्राकृतिक संकट हो, तो ऐसी स्थिति में लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अगर उनको ऐसी स्थिति में काम करने को कहा जाए। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृति। संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत, आचार-विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं सत्ता का प्रयोग अनेक संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। किसी राज्य की शासन प्रणाली, सरकार के अंगों का गठन, प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था, विभिन्न कानून, अधिनियम, ये सभी सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। जैसे किसी राज्य की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा निरंकुश तरीके से शासन नहीं कर सकते हैं। उस सरकार के अंगों का जो गठन है, जैसे उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सारे अंग पृथक-पृथक हैं, उनमें अपने कार्य बँटे हुए हैं। तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी तरह से प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था होती है, उसमें उच्च अधिकारी के पास ज़्यादा शक्ति होती है। वो अपनी शक्ति को सत्ता को प्रत्यायोजित कर सकता है, लेकिन दूसरा अधिकारी उसके कार्यों को नहीं कर सकता है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के कानून, अधिनियम ये भी सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। यानी कि इन इन कानूनों से परे जाकर कोई भी व्यक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है। फिर संगठन अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय व्यावसायिक संगठन होते हैं, श्रमिक संघ, दबाव समूह, ये भी सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं, वो भी विश्व जनमत में आंशिक रूप में सत्ता के प्रयोग पर सीमा का कार्य करते हैं। तो कोई भी देश अपने देश के नागरिकों पर या दूसरे देश के नागरिकों पर जबरदस्ती हिंसा या आतंक या फिर युद्ध आदि नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का काफ़ी दबाव रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का काफ़ी दबाव रहता है। हम किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति को, नागरिक को पकड़कर फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल के अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गए। किसी भी देश की हम सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सत्ताधारी व्यक्तियों को, सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। धन्यवाद।